Hello everyone, I am Rekha Mehta. Welcome to my YouTube channel Physics Online Education. Students, you like, share and don't forget to subscribe my channel so that you don't miss any video from Physics Online Education. स्टूडेंट्स जो मेरा आज का लेक्चर है वो बीएससी 5th सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के फर्स्ट यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट यूनिट है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियाई। आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। सो लेट्स स्टार्ट इट्स इंट्रोडक्शन। न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने से पहले अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल था जोसेफ जॉन थॉमसन का, जिन्होंने 1907 के अंदर मॉडल दिया, फेमस मॉडल। जोसेफ जॉन थॉमसन ने 1907 में एक मॉडल दिया जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल देने से पहले जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी? वो ये इंफॉर्मेशन थी कि एटम्स हैव नॉट नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। एटम के ऊपर कोई नेट इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। सेकेंडली, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज़ करके जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया और प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने 3 पॉसिबल मॉडल्स को कंसीडर किया, जिसके अंदर फर्स्ट मॉडल क्या था कि एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक पेयर बनाकर रहते हैं। फर्स्ट मॉडल ये था। सेकंड मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था? एटम के अंदर एक सेंट्रल रीजन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। थर्ड मॉडल क्या था? थर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग एटम जो है वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है और जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स वो उस पॉजिटिव चार्ज के स्पेस में अपनी जगह बना के रहते हैं। ठीक है। और जे थॉमसन को एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उन्होंने इन 3 पॉसिबल मॉडल में से किस मॉडल को कंसीडर किया? उन्होंने इन 3 पॉसिबल मॉडल में से थर्ड वाले पॉसिबल मॉडल को कंसीडर किया, जिसके अकॉर्डिंग एटम जो है वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, उस स्पेस के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव चार्ज के अंदर क्या बना के रखते हैं? जो पॉजिटिव चार्ज का स्पेस है उसमें अपनी जगह बनाए रखते हैं, या ये कह लें कि उसके अंदर चिपके हुए रहते हैं। ठीक है। तो अब इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल क्यों, मतलब प्लम पुडिंग मॉडल था इसका नाम। तो प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग क्या होता है? एक तरह का डेजर्ट होता है। जैसे हम ये मान लें कि केक है कोई, और उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे काजू, बादाम, किशमिश, वो कैसे हैं? वो एज अ इलेक्ट्रॉन की तरह इसके अंदर होते हैं। ठीक है। तो जोसेफ जॉन थॉमसन ने अपना जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसने इस तरह से उसको एक्सप्लेन किया, लेकिन ये मॉडल जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये मॉडल क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ? क्योंकि उन्हीं के एक स्टूडेंट रदरफोर्ड और उनके कोवर्कर्स गेगर एंड मार्सडीन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट था, फेमस एक्सपेरिमेंट है अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया तो उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जे थॉमसन मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो उन्होंने जब अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने देखा कि जे थॉमसन मॉडल जो है वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो
रदरफोर्ड और जो उनके कोवर्कर्स हैं उन्होंने सेकंड प्रपोज मॉडल को चूज़ किया। सेकंड प्रपोज मॉडल क्या था, जो सेकंड पॉसिबल मॉडल था वो क्या था कि जो एटम है, एटम के अंदर एक सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया और वो क्या था वो हम अभी डिस्कस करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। हमें क्या चाहिए, हम इसके अंदर इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कराते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराते हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो यहाँ हमने एक लेड बॉक्स लिया है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है और उसका सोर्स क्या होता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो हमने यहाँ कोई रेडियो एक्टिव लिया जिससे क्या होगा, हमारे पास अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे। अब ये लेड बॉक्स क्यों लिया है हमने, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सभी डायरेक्शन में इमिट होते हैं और हमें सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को कहाँ फॉल करवाना है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन ऑफ द नैरो जो ओपनिंग है। जो ये हमारी नैरो ओपनिंग है, इस नैरो ओपनिंग के थ्रू सीधी सीधी लाइन में हमारे पास जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करनी चाहिए। तो लेड बॉक्स हमने इसलिए लिया कि अल्फा पार्टिकल अगर किसी और डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन के अलावा किसी और डायरेक्शन में भी इमिट होते हैं तो उसको ये लेड बॉक्स क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर गोल्ड फॉइल क्यों ली। गोल्ड फॉइल की सबसे, जो गोल्ड न्यूक्लियस है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, हम इसको जितना चाहे पतला बना सकते हैं। हमने यहाँ पर एक पतली लेयर ली है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की जो बीम है वो कॉलीमीटर स्लिट से होती हुई इस गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करती है और यहाँ पर जो डिटेक्टर है उससे हम ये अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल्स कहाँ पर इमिट हुए, कहाँ पर स्कैटर्ड हुए। ठीक है, अब ये तो था इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब होता क्या है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मीन्स 99.86%, जो 99.86 पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर गोल्ड फॉइल में से पेनिट्रेट कर जाते हैं और विदाउट डेविएशन, उनका डेविएशन बिल्कुल स्मॉल एंगल पे ही, हम वो एंगल लेके चलते हैं 1 डिग्री पे ही होता है। बाकी सारे के सारे मतलब 1 डिग्री एंगल पे डेविएट होकर वो पार्टिकल्स क्या हो गए, इस गोल्ड फॉइल में से पेनिट्रेट कर गए। ठीक है, उसके बाद आता है कि बाकी कितने रहे, 0.14%। इन 0.14 में से भी कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, जैसे हम मान लें एक, अगर हम रफली सा रेशो लें तो 800 में से कोई एक पार्टिकल जो है वो क्या करता है, वो यहाँ पर जब गोल्ड फॉइल में से पास करता है तो जो उसका डेविएशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री एंगल पे होता है। 90 डिग्री एंगल पे वो डेविएट होकर और गोल्ड फॉइल में से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद है वेरी फ्यू पार्टिकल्स। रफ सा अगर हम लें तो 20,000 में से कोई एक, 20,000 में से कोई एक पार्टिकल जो है वो क्या करता है, वो 180 डिग्री पर क्या होता है, 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होता है और अपने ये है 180 डिग्री पे, और अपने पाथ से फिर वो अपने पाथ को रिट्रेस होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग में हुई। तो इससे क्या ऑब्ज़र्व हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो 99.86 मैंने बोले कि सिर्फ 1 डिग्री एंगल पे ही डेविएट होकर और फिर वो गोल्ड फॉइल में से सीधे ही पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जो एटम है, एटम के अंदर जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट था कि फ्यू पार्टिकल्स जो 90 डिग्री एंगल से, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री एंगल पे क्या हुए थे, डेविएट हुए थे। उसका मतलब कि एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है जो अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, फिर जो 20,000 में से कोई एक जो इतने लार्ज एंगल पे स्कैटर्ड हुआ है, उसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज कैसा है, हैवी पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को इतने लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट किया।
ठीक है। तो यहाँ से हमें एक क्लू मिला एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस का। तो रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या क्लू मिला कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और जो एटम का पूरा मास है वो न्यूक्लियस ऑलमोस्ट मास, पूरा का पूरा मतलब ऑलमोस्ट मास जो है एटम का, वो किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। इससे हमें एग्जिस्टेंस क्लू तो मिल गया कि हमारे पास एटम के अंदर न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इससे हम साइज ऑफ न्यूक्लियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे? साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ न्यूक्लियस के लिए हम क्या लेके चलते हैं, एक अल्फा पार्टिकल जिसका मास क्या है, m है, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। ठीक है। और जो अल्फा पार्टिकल है वो जैसे जैसे मूव कर रहा है, देखो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। वो फोर्स ऑफ रिपल्शन हम अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना है, +2e, और गोल्ड न्यूक्लियस के ऊपर कितना है, Ze/4πε0 आर नोट ले लो, यहाँ पे आर नोट लिया, ये मैं बताती हूँ क्या है आर नोट। तो ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये जो आर नोट है इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये क्या है, ये डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच की, जिसको आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हो। ठीक है। अब क्या है, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियस के टुवर्ड्स जा रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगी, बढ़ेगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ेगी, लेकिन अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है किसकी वजह से, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। और जैसे जैसे वो मूव कर रहा है, फोर्स ऑफ रिपल्शन इंक्रीज हो रही है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ यूटिलाइज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसके अगेंस्ट वर्क करने में जो काइनेटिक एनर्जी है वो यूटिलाइज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के क्लोज्ड आएगा, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, जब ये न्यूक्लियस के पास आया और वापस इसने स्कैटर्ड होना, अपने पाथ को रिट्रेस करना शुरू किया है, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो इस स्टेज में काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, 1/2 mv², और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होगी, 2Ze²/4πε0 r0। यहाँ से आप r0 की वैल्यू निकालो, r0 क्या आ जाएगा, 2Ze² 1/2 mv² 4πε0। ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। r0 हमारे पास क्या है, r0 इज इक्वल टू 2Z जो है, हम गोल्ड न्यूक्लियस के केस में 79 लेते हैं, तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू पुट करोगे। ई हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। उसके बाद जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है m, वो हम यहाँ पर लेंगे 6.65 10⁻⁻27 kg। ये आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करोगे, 6.65 10⁻⁻27 kg। v जो है वो वैल्यू लेंगे हम अल्फा पार्टिकल की, वो हम लेके चलते हैं 2 × 10⁻7। ठीक है। और जो 1/4πε0 है
1/4πε0, इसकी वैल्यू लेते हैं 9 × 10⁻9। ये तो 1 अपॉन है तो ये ऊपर आ जाएगी, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आएगी 10⁻−14 मीटर। ठीक है, तो जो हम साइज़ ऑफ न्यूक्लियस लेते हैं वो हम 10⁻−14 मीटर इस रेंज का ही लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की स्टडी हुई तो उस ड्यूरिंग जो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल एमिट हुए तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि उनका जो रीज़न है वो न्यूक्लियर रीज़न, उनका जो ओरिज़न है जो उनका ओरिज़न है वो कैसा है, न्यूक्लियर ओरिज़न है। ठीक है, तो बहुत से साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम अगर इस पे बात करें कि कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर है क्या। ठीक है, तो क्योंकि उसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो सकता है। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस के लिए जो दो इम्पोर्टेंट थ्योरी जो हमारे सिलेबस में है वो फर्स्ट थ्योरी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी और सेकंड है प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी की अगर हम बात करें तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी 1932 से पहले जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मतलब ये थ्योरी जो है हमारे पास एग्ज़ाम में 5 या 6 मार्क्स की आती है, तो पहले हम 2-3 पॉइंट्स इस थ्योरी के फेवर में लिखेंगे, लेकिन ये थ्योरी क्या है, फेल हो गई थी, इस थ्योरी को कंसीडर नहीं किया गया था, तो 2-3 पॉइंट्स हम उसके फेलियर के बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी दी गई तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं इन बीटा डीके प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इन बीटा डीके प्रोसेस। और सेकंड पॉइंट क्या है कि एटम को हम क्या लेकर चलते हैं, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर मैं एग्जांपल लूँ नाइट्रोजन का, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 14 प्रोटॉन्स होंगे और 14 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो 14 प्रोटॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास मतलब 14 क्या था हमारे पास, यहाँ पे ए था, तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ए नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स। ए क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन तो इनसाइड द न्यूक्लियस हैं और 7 इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो A माइनस जेड हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो क्या है, इनसाइड द न्यूक्लियस है, और 7 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनसाइड हमारे पास आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे। तो हमें पहले क्या करना है, एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना है, तो हम उसका चार्ज देख लेते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करूँ तो कितने हैं, ए, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, ई। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ए माइनस जेड, उसके ऊपर चार्ज क्या होता है, माइनस ई। तो अगर हम टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस ए नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, उसके ऊपर चार्ज प्लस ई था, ए माइनस जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इनसाइड की बात कर रही हूँ मैं, वो कितने थे, चार्ज कितना है, माइनस ई। सॉल्व करोगे माइनस ए ई प्लस जेड ई, तो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना आ गया, प्लस जेड ई। ठीक है, अब जो हमारे पास आउटसाइड द जो न्यूक्लियस के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे, जेड जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आउटसाइड थे। तो जो आउटसाइड है उनके ऊपर चार्ज कितना होगा, आउटसाइड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज ऑन आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स
कितना होगा माइनस जेड ई। तो टोटल चार्ज एटम के ऊपर कितना हो गया प्लस जेड ई और माइनस जेड ई। एटम के ऊपर चार्ज कितना हो गया 0 हो गया। यही हमें प्रूफ करना था कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स थे जो इस प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के फेवर में थे। लेकिन मैंने आपको बताया ऐसा होता नहीं है ना, हमें पता है इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं होते। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस अगर नहीं होते तो ये थ्योरी क्या है फेल है। तो फेलियर ऑफ दिस थ्योरी के जो क्या रीज़न रहे होंगे फेलियर होने के, तो फेलियर होने के अंदर इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लेकर चलते हैं एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें फेलियर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर, तो हम एनर्जी कैसे निकालेंगे। हमें पता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके इक्वल होता है h/2π के। यहाँ पर डेल्टा एक्स क्या है अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू अभी हमने पीछे क्या किया था, जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो कितना लिया था 10⁻⁻14 मीटर। मतलब जो न्यूक्लियर की रेडियस है वो 10⁻⁻14 मीटर है। और अगर इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन तो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो अनसर्टेनिटी क्या होगी, वो किसके अंदर होगा डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर। तो जो डायमीटर हम लेकर चलते हैं वो हम न्यूक्लियस का कितना लेकर चलते हैं 2 × 10⁻⁻14 मीटर। ये रेडियस थी तो डायमीटर उसका डबल हो गया। यहाँ से डेल्टा पी अगर हम निकालें एच कितना होता है 6.6 × 10⁻34 2 × 3.14 और पोजीशन क्या लिया मैंने 2 × 10⁻⁻14 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी अप्रॉक्सीमेटली 5.27 × 10⁻⁻21 और इसकी यूनिट्स क्या होंगे जो मोमेंटम के हैं kg/s²। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया मोमेंटम। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली p के इक्वल ले लेंगे। ये p है 5.27 10⁻⁻21 kg/s²। और अगर हम रिलेटिविस्टिक उसके अंदर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारे पास होती है E = √p² c² प्लस m0² c⁴। ये हमारे पास क्या है एनर्जी है। और जो ये एनर्जी है अगर सिंपल मैं करूँ m0 c², ये क्या है रेस्ट मास एनर्जी है किसकी इलेक्ट्रॉन की, जो कितनी होती है 0.551 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये एनर्जी है हमारी ये क्या है मच स्मॉलर है देन द प्रोडक्ट ऑफ पीसी। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा मतलब इसके कंपैरिजन में ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्मॉल है। और अगर मैं इसका स्केयर लूँ तो वो और भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ये एनर्जी क्या है बहुत ज़्यादा स्मॉल है इसके प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन के अंदर इस टर्म को क्या कर देते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास E क्या आ जाएगा PC। P क्या था 5.27 10⁻⁻21 × 3 × 10⁸ और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, लेकिन अगर हम बीटा डीके प्रोसेस के अंदर बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं बीटा डीके प्रोसेस के अंदर उनकी एनर्जी होती है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इसके कंपैरिजन में नहीं है। ठीक है, ये कम है, ये एनर्जी हमारे पास ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया इस थ्योरी के फेलियर होने का कि हमारी जो एनर्जी है वो एक्सपेरिमेंटली मैच ही नहीं करती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है स्पिन का। न्यूक्लियर स्पिन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर स्पिन जो है देखो अगर हम न्यूक्लियर स्पिन को कंसीडर करें तो न्यूक्लियर स्पिन मैं केस लेती हूँ ड्यूट्रॉन का, यही होता है। ठीक है, ड्यूट्रॉन के अंदर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोटॉन कितने होंगे दो होंगे और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1। ठीक है, जो इनसाइड की बात करें तो स्पिन कितनी होगी हाफ हाफ हाफ। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्पिन कितनी हो सकती है या तो 3/2 या 1/2
या -3/2 और या -1/2। ठीक है, यही हो सकते हैं स्पिन, एक पॉजिटिव या हो या एक नेगेटिव हो, तो हमारे पास ये ही पॉसिबल वैल्यूज़ आती हैं। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर स्पिन है वो क्या आ रही है, हाफ इंटीग्रल स्पिन आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो एक्सपेरिमेंटली जो हमने इसकी न्यूक्लियर स्पिन फाइंड आउट की तो हमारे पास क्या आती है, +1 आती है, जो कि मैच ही नहीं कर रही है, फिर कंट्राडिक्शन होगी। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर स्पिन। उसके बाद नेक्स्ट है पहला एनर्जी का फेलियर, एनर्जी की वजह से फेल हुई ये थ्योरी। फिर अगर हम न्यूक्लियर स्पिन की बात करें तो न्यूक्लियर स्पिन भी एक्सपेरिमेंटली मैच नहीं कर रही। अब आता है नेक्स्ट है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट अगर मैं फाइंड आउट करूं तो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन के केस में मैं ले रही हूँ, बहुत मैग्नेटोन है, EH/4πme, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के केस में ये है। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या कंसिडर किया था, प्रोटॉन, तो यहाँ पर मास ऑफ क्या आ जाएगा, प्रोटॉन। ठीक है, अगर मैं μB/μn निकालूँ, रेशियो निकालूँ, तो मेरे पास ये क्या आएगी, EH/4πme इंटू EH/4πmp। 4 से 4 कैंसिल, EH से EI कैंसिल, तो μB/μn क्या आया मेरे पास, MP/me। ठीक है, अब ये हमें पता है जो प्रोटॉन है वो मच हैवियर है देन द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, तो MP मेरे पास कितना आएगा, 1836 टाइम्स ME। और अगर हम ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो μB/μn क्या आ रहा है, 1836 ME/ME। ठीक है, तो μB क्या आ गया, 1836 टाइम्स μn। ये न्यूक्लियर मैग्नेटोन है, ये बहुत मैग्नेटोन जो इलेक्ट्रॉन के केस में है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू उससे मैच नहीं कर रही। तो ये सब पॉइंट्स थे किसके, फेलियर के ऑफ द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आई वो थी प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। नेक्स्ट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। ये थ्योरी 1932 में चैडविक ने जब डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को, तो ये थ्योरी हमारे पास उसके बाद आई। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे पास अगर हम लें कि जेड हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है, ए हमारा क्या है, मास नंबर है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो कितने होंगे, जेड प्रोटॉन्स होंगे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। A-Z जो है न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस के इनसाइड, और जो जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके चारों तरफ क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स थे इसके। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम इसके चार्ज की बात करें, जो एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर हम नाइट्रोजन का ही केस लें, नाइट्रोजन के केस में हमारे पास क्या था, प्रोटॉन्स कितने होंगे, 7 प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 7 न्यूट्रॉन्स होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व करेंगे आउटसाइड द न्यूक्लियस वो कितने होंगे, 7 होंगे। तो टोटल चार्ज अगर हम बात करें तो टोटल चार्ज जो है न्यूक्लियस का वो कितना होगा, जेड प्रोटॉन है मान लो उसके अंदर, तो जेड प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना हुआ, चार्ज ऑन न्यूक्लियस +ZE। ठीक है, प्लस में जो हमारे पास न्यूट्रॉन, ये भी तो इनसाइड थे ना, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो 0। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +ZE। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाहर रिवॉल्व कर रहे थे, जेड। तो जो चार्ज है आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन वो कितना था, -ZE।
टोटल चार्ज जब आप निकालोगे एटम के ऊपर, चार्ज ऑन एटम, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस ZE माइनस ZE इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये पॉइंट इसके क्या हो गया, फेवर में हो गया कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और जो पीछे हमारे पास पॉइंट्स थे फेलियर के, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के, वही पॉइंट्स हम यहाँ पर भी लेकर चलते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट क्या लिया था हमने, एनर्जी का। तो एनर्जी अगर हम फाइंड आउट करें तो एनर्जी कैसे ली थी न्यूट्रॉन के केस में, वही डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी किसके इक्वल है, h/2 के। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा पी क्या आ जाएगा, h/2 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। अगर न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस है तो उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन की वो कितनी होगी, जो न्यूक्लियर रेडियस है तो वो कितनी थी, वैल्यूज़ पुट करोगे जब आप इसको 2 इंटू 3.14 कितनी थी, 2 इंटू 10⁻⁻14। तो अप्रॉक्सीमेटली जो पहले वैल्यू आई थी 5.27 10⁻⁻21 kg/मीटर इनवर्स। ये तो हमारे पास आ गया डेल्टा पी। अब हमें एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी क्या थी, √P² C² प्लस m0² C⁴ ये वैल्यू थी। अब हमने उसमें तो निगलेक्ट कर दिया था इसको, लेकिन इसके अंदर जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो हम कितना लेके चल रहे हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ये लेके चल रहे हैं। जब आप इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करोगे, P आपके पास कितना है 5.27 10⁻⁻21, इसका स्केयर लोगे 3 इंटू 10⁻8 का स्केयर लोगे, प्लस 1.67 10⁻⁻27 इसका स्केयर लोगे, और साथ में हम क्या लेंगे 3 इंटू 10⁻8⁴। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी आएगी 10⁻³ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम रेस्ट मास एनर्जी की बात करें न्यूट्रॉन के केस में, तो अप्रॉक्सीमेटली 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है, जो क्या है लगभग अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम है। ये भी 1000 की रेंज में आ रही है, ये भी हमारे पास इसके इक्वल आ रही है। तो एनर्जी के केस में हमारे पास ये केस क्या हो गया, एनर्जी के केस में ये जो पॉइंट है ये इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट किसका था, स्पिन का। अगर हम न्यूक्लियर स्पिन की बात करें तो न्यूक्लियर स्पिन हमारे पास क्या थी, न्यूट्रॉन का केस लिया था ना हमने। अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोटॉन कितने हैं, 1, न्यूट्रॉन कितना है 1। तो स्पिन हमारे पास क्या हो सकती है, स्पिन हाफ होगी। ठीक है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन भी 1 है, स्पिन क्या होगी, हाफ हाफ होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्पिन क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, 0 आ सकती है, -1 आ सकती है। और एक्सपेरिमेंटली हमारे पास इसकी स्पिन क्या आ रही थी, +1। तो ये वैल्यू इनमें से एक वैल्यू में से मैच कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर स्पिन भी इसकी क्या है, एक्सपेरिमेंटली भी सेम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी हमारी इस केस में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट हमारे पास प्रोटॉन के केस में कितना आता है, 2793 μN न्यूक्लियस का है। और न्यूट्रॉन के केस में कितना आता है, -1.713। नहीं, -1.913 μN। ठीक है, ये वैल्यू आती है हमारे पास। ये हमारे पास किसका है, न्यूक्लियस का। ये हमारे पास किसका है, न्यूट्रॉन का। तो अगर मैं μP + μN करूं तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, और अगर हम एक्सपेरिमेंटली बात करें तो एक्सपेरिमेंटली भी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही वैल्यू आती है। ठीक है, न्यूक्लियर जो हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का निकाला ना, तो एक्सपेरिमेंटली भी न्यूक्लियस की जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आती है वो इतनी आती है 0.8। ठीक है,
तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल और जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। अब ये है कि इसके अंदर जो आपने ये वैल्यू ली है ये पॉजिटिव क्यों ली है और ये नेगेटिव क्यों। ये पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इस केस में जो हमारे पास स्पिन है और जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, सेम होती है। इस केस में स्पिन और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। तो दैट्स वाई हमने इसको क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट का पॉइंट। अब इसके अंदर जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो हमने इसके अंदर किया था प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अंदर, जो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस नहीं होते। बीटा डीके प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रॉन है वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन में। ठीक है, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है ड्यू टू इनस्टेबिलिटी। जो इलेक्ट्रॉन है वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि इस प्रोसेस के अंदर जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा होता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इमिट होता है बीटा डीके प्रोसेस के अंदर। और जो ये पार्टिकल है इसको हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है। इसी तरह से जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होता है इनस्टेबिलिटी की वजह से, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, पॉजिट्रॉन मिलता है, और यहाँ हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियाई। थैंक यू।